वेलकम टू द टेक लाइफ वेल पॉडकास्ट विथ योर होस्ट्स नकुल एंड वेदिका। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हम सभी के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। मुख्य विषय ये है कि आधुनिक एआई टूल्स का उपयोग करके हम उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने रोजमर्रा के काम को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की इस तेज दुनिया में ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। जब एआई हमारे काम का बोझ कम करता है तो इसका सीधा और सकारात्मक असर हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस पर पड़ता है। हाँ, एकदम सही कहा। जब वो थका देने वाले और बार बार दोहराए जाने वाले काम कम हो जाते हैं ना, तो तनाव का स्तर अपने आप नीचे आ जाता है, काम में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। तो आज की चर्चा का मुख्य मिशन यही है कि हम ये समझें कि एआई को केवल एक साधारण टूल के बजाय एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम बेहतर और तेज निर्णय ले सकें। हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर यानी एक ऐसी ताकत जो हमारी मौजूदा क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती है। जब हम एआई को इस नजरिए से देखते हैं तो ये एक ऐसा साथी बन जाता है जो हमारी सोचने की क्षमता को विस्तार देता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से इस बात पे जोर देती है कि उत्पादकता बढ़ाने की शुरुआत सही तरीके से अपना एआई वर्कस्पेस सेट करने से होती है। ये वर्कस्पेस वाली बात सच में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर होता क्या है कि लोग बस कोई भी ब्राउजर खोलते हैं, एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और जो जवाब मिलता है उस पर काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक व्यवस्थित वर्कस्पेस के बिना एआई का असली फायदा उठाया ही नहीं जा सकता। सही बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने ईमेल या नोट टेकिंग ऐप को अलग अलग फोल्डर्स में व्यवस्थित रखता है। बिना संगठन के सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जानकारी के अनुसार एआई का सही उपयोग करने के लिए काम और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग चैट्स बनाना सबसे पहला और अहम कदम है। हाँ, उदाहरण के लिए वर्क स्ट्रैटेजी के नाम से एक अलग चैट हो और पर्सनल प्रोजेक्ट्स के नाम से दूसरी। इसके अलावा कन्वर्सेशंस को प्रोजेक्ट के नाम से लेबल करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात लगी प्रॉम्प्ट रिपोजिटरी की। ओहो हाँ, प्रॉम्प्ट रिपोजिटरी। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक रिपोजिटरी बनाने का असल में क्या फायदा है? देखिए, प्रॉम्प्ट रिपोजिटरी का सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह, चाहे वो गूगल डॉक्स हो, नोशन हो या वन नोट हो, जहां हम अपने सबसे बेहतरीन और कारगर निर्देशों को यानी प्रॉम्प्ट्स को सेव करके रख सकें। मतलब बार बार एक ही चीज टाइप करने से बचने के लिए। एकदम सही। होता यह है कि जब किसी खास काम के लिए कोई बेहतरीन प्रॉम्प्ट तैयार किया जाता है तो अगली बार उसी तरह के काम के लिए शुरुआत से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उस रिपोजिटरी से प्रॉम्प्ट उठाया, उसमें अपना नया डेटा डाला और काम हो गया। ये तो सच में बार बार पहिए का आविष्कार करने जैसी मेहनत से बचाता है ना? और काम में एक रूपता भी लाता है। ये डिजिटल डेस्क को साफ रखने का एक शानदार तरीका है। अब अगर हम टूल्स की बात करें तो 2026 के जो आधुनिक टूल्स हैं उनकी खूबियों ने परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। हमारे पास जो डेटा है उसमें कई नए और बेहद शक्तिशाली टूल्स का जिक्र है। और ये सिर्फ एक लंबी सूची नहीं है, हर टूल की अपनी एक अलग विशेषज्ञता है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनएआई के GPT-5 और GPT-5.2 की। हाँ, इन्हें एक जनरल पर्पस असिस्टेंट के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, GPT-5 और 5.2 रोजमर्रा के कार्यों, कोडिंग और सामान्य रिसर्च के लिए सबसे मजबूत टूल्स में से एक हैं। इनकी सोचने समझने की क्षमता और विश्वसनीयता इन्हें बहुत खास बनाती है। जब किसी भी सामान्य समस्या का तेजी से हल चाहिए तो ये टूल सबसे पहले काम आता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि अगर GPT-5 इतना शक्तिशाली है तो फिर एंथ्रोपिक के क्लॉड 4.5 या सोनेट 4.5 की क्या जरूरत है? रिसर्च में क्लॉड को गहरी सोच और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहतरीन बताया गया है। इन दोनों के बीच का ये बुनियादी अंतर क्या है? यही वो बारीकी है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, GPT-5 एक बहुत ही तेज और बहुमुखी कार्यकर्ता की तरह है, लेकिन क्लॉड 4.5 की बनावट इस तरह की गई है कि वो बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक तरीके से सोचता है। अच्छा, तो मतलब जब चीजें थोड़ी ज्यादा उलझी हुई हों? बिल्कुल। जब किसी ऐसी समस्या का विश्लेषण करना हो जहां कई सारे चर हों या किसी बड़ी रणनीति को कई छोटे हिस्सों में तोड़ना हो, तब क्लॉड 4.5 बेहतर परिणाम देता है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि उस जवाब तक पहुंचने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी सामने रखता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। इसके अलावा जो लोग गूगल इकोसिस्टम के भीतर गहराई से काम करते हैं
उनके लिए जेमिनी 3 का जिक्र है। ये जीमेल, डॉक्स और पूरे एंड्रॉयड इकोसिस्टम के साथ इस तरह घुला मिला है कि रोजमर्रा की उत्पादकता के लिए ये एक बहुत ही सहज अनुभव देता है। और अगर हम इंटरप्राइज या कॉर्पोरेट जगत की तरफ देखें तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक बहुत बड़ा नाम है जो ऑफिस 365 और टीम्स के साथ काम करता है। कोपायलट उन बड़े संगठनों के लिए है जहां सुरक्षा और मौजूदा वर्कफ्लो के साथ तालमेल बहुत मायने रखता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट टूल्स हैं जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उदाहरण के लिए परप्लेक्सिटी AI। ये पारंपरिक सर्च इंजन की तरह सिर्फ लिंक नहीं देता, बल्कि रियल टाइम वेब डेटा को खंगाल के एक सटीक और संदर्भ सहित जवाब तैयार करता है। ये रिसर्च के घंटों को मिनटों में बदल देता है। और कोडिंग करने वालों के लिए कर्सर AI है जो सिर्फ कोड नहीं लिखता बल्कि पूरे कोड बेस को रियल टाइम में समझता है। इसके अलावा Doom.ai और Scenario.ai जैसे टूल्स का भी उल्लेख है। ये टूल्स ऑटोमेशन, शेड्यूलिंग और ईमेल ट्रायज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईमेल ट्रायज यानी कौन सा ईमेल इतना जरूरी है कि उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए और किसे बाद में देखा जा सकता है, ये छांटने का काम अब AI कर सकता है। मोशन और रिक्लेम जैसे टूल्स भी हैं जो सिर्फ मीटिंग्स शेड्यूल नहीं करते बल्कि काम करने वालों के फोकस टाइम को सुरक्षित रखते हैं। ये सभी टूल्स अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। बेहतरीन टूल्स होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। अगर ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना है तो सबसे तेज गाड़ी भी किसी काम की नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए इन टूल्स को अपनाने से पहले एक वर्कफ्लो ऑडिट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे तार्किक और व्यवहारिक हिस्सा है। वर्कफ्लो ऑडिट का मतलब है अपने पिछले 90 दिनों के कार्यों का गहराई से विश्लेषण करना। 90 दिनों का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि में काम करने के तरीके, आदतों और समय की बर्बादी के पैटर्न बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और इस ऑडिट के तहत कार्यों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी है हाई फ्रीक्वेंसी टास्क्स, जिन्हें मैन पावर टास्क कहा गया है। और मैन पावर टास्क वो काम हैं जो लगातार बार-बार सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पर हर हफ्ते एक जैसी रिपोर्ट बनाना, स्प्रेडशीट्स में डेटा को फॉर्मेट करना या रोजाना एक ही तरह के सवालों के जवाब देना। सही कहा। इन कामों में समय बहुत लगता है, लेकिन इनमें किसी भी तरह की नई रचनात्मकता या गहरी सोच की जरूरत नहीं होती। ये काम जरूरी तो हैं, लेकिन ये हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। और यहीं पर दूसरी श्रेणी आती है, हाई इम्पोर्टेंस टास्क्स यानी ब्रेन पावर टास्क्स। ये वे काम हैं जो किसी भी व्यवसाय या प्रोजेक्ट की असली दिशा तय करते हैं। इनमें गहरी सोच, जटिल समस्याओं का समाधान खोजना, सही निर्णय लेने की क्षमता और उच्च गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। इस पूरे वर्कफ्लो ऑडिट का अंतिम लक्ष्य बहुत ही सीधा है। मैन पावर वाले उबाऊ और दोहराए जाने वाले काम AI को सौंपे जाने चाहिए। जब AI इन कामों को संभाल लेता है तो इंसान का बहुमूल्य समय और ऊर्जा ब्रेन पावर वाले कामों के लिए बच जाती है। और यहीं से उत्पादकता में असली उछाल आता है और काम करने का अनुभव बहुत कम तनावपूर्ण हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? यहाँ पर इस विश्लेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा सामने आता है, AI के 3 पर्सोना या भूमिकाएं। बिल्कुल, इस फ्रेमवर्क ने AI को समझने का नजरिया ही बदल दिया है। जब हम AI को सिर्फ एक मशीन के बजाय 3 अलग-अलग व्यक्तियों या पर्सोना के रूप में देखते हैं, तो यह तय करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा काम किसे सौंपना है। असिस्टेंट वो भूमिका है जिसे मैन पावर वाले काम सौंपे जाते हैं। ये कम वैल्यू वाले और दोहराए जाने वाले कामों को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेता है। इसकी खूबियों की बात करें तो ये बिना थके 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है। ये कभी बोर नहीं होता और बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर हम रोजमर्रा के उदाहरणों को देखें तो असिस्टेंट पर्सोना लंबी मीटिंग्स की समरी बनाने, बिखरे हुए डेटा को साफ करने, इनबॉक्स को व्यवस्थित करने और अलग-अलग जगहों से रिसर्च को इकट्ठा करने के लिए एकदम सही है। सोचिए, जब कोई लंबी और थका देने वाली मीटिंग के बाद नोट्स बनाने का काम असिस्टेंट को सौंप देता है तो कितना समय बचता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस असिस्टेंट की कुछ कमियां भी हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। असिस्टेंट पर्सोना कभी-कभी अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, अगर इसके पास कोई जानकारी नहीं है तो भी ये इस तरह से जवाब दे सकता है जैसे वो बिल्कुल सही हो। ये गलत अंदाजा लगा सकता है या कुछ अप्रत्याशित गलतियां कर सकता है।
इसीलिए असिस्टेंट द्वारा किए गए काम की, खासकर डेटा प्रोसेसिंग की, एक बार जांच कर लेना हमेशा समझदारी होती है। सहमत हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पर्सोना की तरफ, जो कि मेरा व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा है, द स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार। ये असिस्टेंट से बिल्कुल अलग है। ये कोई दोहराए जाने वाला काम नहीं करता, बल्कि एक निष्पक्ष थॉट पार्टनर की तरह काम करता है। लेकिन एक एआई टूल थॉट पार्टनर कैसे हो सकता है, ये सोचने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। पर स्ट्रैटेजिस्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता ही है। जब इंसान किसी समस्या में उलझे होते हैं तो वे भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन एआई पूरी तरह से भावना रहित होता है। जब किसी जटिल समस्या को हल करना हो तो स्ट्रैटेजिस्ट उसे एक नए फ्रेम में ढालने में माहिर होता है। ये विभिन्न विकल्पों और दृष्टिकोणों को सामने लाता है जो शायद एक इंसान के दिमाग में तुरंत ना आए। ये बहुत व्यवहारिक है। इसके उदाहरण भी बहुत स्पष्ट है। मान लीजिए कि कोई बहुत ही कड़ा निर्णय लेना हो और उसके जोखिमों या ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान करनी है। ब्लाइंड स्पॉट्स यानी वो कमियां या खतरे जो हम खुद नहीं देख पा रहे हैं। एकदम सही। ऐसी स्थिति में स्ट्रैटेजिस्ट सामने आता है। ये किसी नेगोशिएशन या बातचीत से पहले कोचिंग देने या किसी पिच और प्लान की आलोचना करने के लिए भी एक बेहतरीन साथी है। ये बता सकता है कि रणनीति में कहाँ-कहाँ छेद है। लेकिन जिस तरह असिस्टेंट की अपनी सीमाएं हैं, वैसे ही स्ट्रैटेजिस्ट की भी हैं। स्ट्रैटेजिस्ट की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकता है, यहाँ तक कि तब भी जब उसकी सुझाई गई रणनीति जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर हो। इसीलिए रिसर्च इस बात पर बहुत जोर देती है कि एआई की बातों को मान्य करने के लिए इंसानी विशेषज्ञता की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी रणनीति को सिर्फ इसलिए आंख मूंद कर नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि एआई ने उसका सुझाव दिया है। बिल्कुल, अनुभव और संदर्भ को जोड़ने का काम इंसान को ही करना होगा। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम पर्सोना पर, द क्रिएटर यानी रचनाकार। ये पर्सोना उन स्थितियों के लिए है जहां किसी नई चीज की शुरुआत करनी होती है और सबसे बड़ी बाधा राइटर्स ब्लॉक होती है। जब एक कोरे कागज को देखकर ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से की जाए, तो क्रिएटर एक तारणहार की तरह सामने आता है। एकदम सही कहा आपने। किसी भी काम में 0 से 1 तक का सफर सबसे मुश्किल होता है। क्रिएटर पर्सोना इस 0 को खत्म करके एक बेहतरीन पहला ड्राफ्ट तैयार कर देता है। इसकी एक बड़ी खूबी यह है कि अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो ये यूजर के लिखने के टोन और स्टाइल को याद रख सकता है और उसी अंदाज में चीजें लिख सकता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो कोई नया ब्लॉग पोस्ट लिखना हो, व्हाइट पेपर्स तैयार करने हो, यानी ऐसी विस्तृत रिपोर्ट जिसमें बहुत सारा रिसर्च शामिल हो, या फिर कच्चे और बिखरे हुए नोट्स को एक स्ट्रक्चर्ड दस्तावेज में बदलना हो, क्रिएटर ये सब बहुत आसानी से कर सकता है। यहाँ तक कि ये विजुअल सैंपल्स बनाने में भी मदद करता है। लेकिन क्रिएटर की भी अपनी एक स्पष्ट सीमा है। इसके पास किसी भी व्यवसाय, प्रोजेक्ट या दुनिया की पूरी जानकारी नहीं होती। ये बाहरी दुनिया के बदलावों या किसी विशेष कंपनी की आंतरिक राजनीति को नहीं समझता। जिसका सीधा मतलब है कि ये संदर्भ की कमी के कारण कभी-कभी पूरी तरह से काल्पनिक या गलत उदाहरण पेश कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए क्रिएटर द्वारा बनाए गए पहले ड्राफ्ट को कभी भी अंतिम रूप नहीं माना जाना चाहिए। उसका काम सिर्फ एक ठोस शुरुआत देना है। उस ड्राफ्ट को परिष्कृत करना, उसमें सही तथ्य डालना और उसे अंतिम रूप देना पूरी तरह से इंसान का काम है। ये 3 पर्सोना वाला फ्रेमवर्क, असिस्टेंट, स्ट्रैटेजिस्ट और क्रिएटर, चीजों को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक ऐसा पहलू है जिसके बिना ये सारे टूल्स और पर्सोना बेकार हैं, और वो है एआई हैबिट डिजाइन। हाँ, सिर्फ टूल्स की जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना सबसे जरूरी है। अगर आदत नहीं है तो सबसे महंगा और आधुनिक टूल भी डिजिटल धूल खाता रहेगा। ये मनोविज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सच है। लंबी अवधि में उत्पादकता बढ़ाने की कुंजी यही है कि एआई का सक्रिय रूप से उपयोग करने की आदत डाली जाए। आदतें रातों रात नहीं बदलती। जब काम का दबाव बढ़ता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से अपने पुराने और जाने पहचाने तरीकों की तरफ लौट जाता है, भले ही वे तरीके कितने भी धीमे क्यों ना हो। इस चक्र को तोड़ने के लिए ही आदत बनाने का फॉर्मूला दिया गया है। और ये फॉर्मूला बहुत ही सरल और प्रभावी है। ये क्यू यानी संकेत और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। वाक्य का ढांचा कुछ इस तरह है कि यदि एक विशेष क्यू मिलता है तो मैं एआई का उपयोग एक विशेष रिस्पॉन्स के लिए करूंगा। ये इफ देन मॉडल दिमाग को एक स्पष्ट निर्देश देता है। इस मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझना बहुत दिलचस्प है।
पहले एक ऐसा काम चुनना होता है जिसे एआई की मदद से करने का फैसला किया गया हो। फिर एक संकेत पहचानना होता है, यानी काम के दौरान घटने वाली कोई ऐसी घटना जो तुरंत दिमाग में घंटी बजा दे कि यहाँ एआई का इस्तेमाल करना है। जब ये संकेत और प्रतिक्रिया बार बार एक साथ होते हैं तो ये एक मजबूत आदत बन जाती है। आइए इसे कुछ वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं। अगर हम असिस्टेंट पर्सोना की बात करें तो इसका हैबिट लूप कैसे बनेगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक लंबी मीटिंग अटेंड करता हूं जो कि क्यू है, तो मैं एआई को उसे रिकॉर्ड करके उसकी समरी बनाने के लिए कहूंगा। ये रिस्पॉन्स है। इस तरह मीटिंग खत्म होते ही दिमाग तुरंत एआई की तरफ जाएगा। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और अगर स्ट्रैटेजिस्ट के लिए इस फॉर्मूले को लागू करना हो तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। यदि मुझे कोई ऐसा कड़ा निर्णय लेना है जहां बहुत सारे जोखिम शामिल हैं, तो मैं आगे बढ़ने से पहले एआई को सभी जोखिमों और फायदों का एक निष्पक्ष खाका तैयार करने को कहूंगी। ये आदत किसी भी जल्दबाजी में लिए गए फैसले को रोक सकती है। और अंत में क्रिएटर पर्सोना के लिए, यदि मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं, तो मैं घंटों स्क्रीन को घूरने के बजाय तुरंत एआई को एक पहला ड्राफ्ट बनाने के लिए कहूंगा। ये फॉर्मूला सचमुच काम करने के तरीके को पूरी तरह से ऑटो पायलट पर डाल सकता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा और विश्लेषण का सार यही है। एआई से जुड़ी इस पूरी जानकारी का महत्व सिर्फ काम को जल्दी खत्म करने में नहीं है। एआई का असली उद्देश्य इंसानों को हटाना या उनकी जगह लेना नहीं है, बल्कि ब्रेन पावर वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमारा समय बचाना है। एकदम सही। जब असिस्टेंट इनबॉक्स साफ करता है, क्रिएटर पहला ड्राफ्ट बनाता है और स्ट्रैटेजिस्ट विकल्पों का विश्लेषण करता है, तो इंसान के पास सोचने, रणनीति बनाने और इनोवेशन करने के लिए असीमित समय और ऊर्जा बचती है। और जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, जब ये सब होता है तो इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ और वेलनेस पर पड़ता है। काम का तनाव कम होता है, बर्नआउट की समस्या दूर होती है और प्रोफेशनल्स अपने काम का सच में आनंद ले पाते हैं। एआई को एक सहयोगी की तरह देखने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। उत्पादकता और मेंटल हेल्थ अब एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सही तकनीक के साथ वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए सोचने और विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, यदि एआई हमारे सभी दोहराए जाने वाले कार्यों को संभाल लेता है, रणनीतिक सोच के शुरुआती पहलुओं का खाका तैयार कर देता है और सभी पहले ड्राफ्ट्स लिख देता है, तो भविष्य में हमारी मानवीय रचनात्मकता और हमारे अंतर्तुषण का असली रूप क्या होगा? हाँ, जब किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए हमें संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हमारी रचनात्मकता कमजोर हो जाएगी, या क्या हम पूरी तरह से नई और अनपेक्षित दिशाओं में सोचना शुरू कर देंगे? क्या इंसानियत की रचनात्मकता की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जो स्रोत की जानकारी से आगे बढ़कर हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। जैसे जैसे ये फोर्स मल्टीप्लायर तकनीक हमारे काम का हिस्सा बन रही है, हमें इस सवाल का जवाब समय के साथ खोजना ही होगा। We appreciate you listening. Follow the Tech Life Well podcast for future episodes and updates.